सभी को नमस्कार। मेरा नाम है कार्तिक और आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। यहाँ आज हम बात करेंगे एक जो टॉपिक काफ़ी चर्चा में है कि क्या अब सेक्शन ए में 40% मार्क्स लाना ज़रूरी नहीं है। चर्चा में उन लोगों में ज़्यादा है जिनका एग्ज़ाम अभी अनाउंस हो गया था, बट वो अभी थोड़े ही दिन पहले अभी वो पोस्टपोन भी हो गया। तो उन लोगों में ज़्यादा चर्चा थी, वो ज़्यादा ही थोड़े क्यूरियस थे इस बारे में जानने के लिए, क्योंकि जब इनकी नोटिफिकेशन आई थी तब मैंने ही बताया था कि 40% लाना ज़रूरी नहीं है। और उसको देख के फिर बहुत सारे लोग पूछ रहे थे कि ये क्या सही है, नहीं है ज़रूरी। उसके साथ साथ जो आगे आने वाले एग्ज़ाम्स हैं, चाहे फिर वो टीचिंग एग्ज़ाम्स हो या फिर वो टेक्निकल एग्ज़ाम्स हो या फिर वो नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम्स हो, जिसमें दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है आपका एग्ज़ाम, जिसमें आपका सेक्शन ए और सेक्शन बी हो जाता है। तो ऐसे जो भी एग्ज़ाम होते हैं DSSB के, उन सभी के जितने भी विद्यार्थी हैं, जितने भी कैंडिडेट्स हैं, वो यही पूछना चाह रहे थे कि क्या अब ये बात नहीं है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो 17,000 से ज़्यादा जो वैकेंसीज़ की बात चल रही है, उसमें जो एजुकेटर्स या फिर यूँ कहें जो टीचर्स वीडियो बना रहे हैं, उनसे शायद ये बात मिस हो रही है। क्योंकि पुरानी जो नोटिफिकेशन में था उसमें ऐसा ही था कि भाई दोनों ही पार्ट में 40% मार्क्स लाने ज़रूरी होंगे। और अभी जो ये 17,000 प्लस वैकेंसीज़ की बात चल रही है, उसमें जो भी टीचर बना रहे हैं उनसे ये स्किप हो रही है बात, क्योंकि वो पुरानी नोटिफिकेशन के हिसाब से आपको डिटेल्स बता रहे हैं। तो इसमें भी वैसे तो किसी की कोई गलती नहीं है, बट यहाँ पे थोड़ी क्लैरिफिकेशन, आपको सारी चीज़ें जो डिटेल में मैं बताने की कोशिश करूँगा और बहुत संक्षिप्त में, बहुत ही छोटी ये वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले यहाँ पे मैं एक बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूँ, क्या आप सेक्शन ए में 40% मार्क लाना जरूरी नहीं है? तो इसका आंसर है नो, अब जरूरी नहीं है। ठीक है, जिसको बस इतना जानना था वो जा सकते हैं। अब इसकी क्लैरिफिकेशन और किसके लिए फायदेमंद है वो भी मैं बताऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले जितने भी हमारे जो ये उत्सुक साथी हैं या फिर यूं कहें कि उत्सुक सेनानी हैं जो डट के तैयारी कर रहे हैं अपने एग्जाम्स की, बट उनमें उत्सुकता बहुत है कि आगे आने वाली जो वैकेंसीज हैं वो कब आएंगी और एग्ज़ाम कब होंगे, तो उसके बारे में अपडेट जैसे ही वो वीडियो देखेंगे DSSB से रिलेटेड, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके यही पूछेंगे। तो मैं उनकी उत्सुकता भी यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ कि अभी कोई भी अपडेट यहाँ पे नहीं है, बट अगले महीने सुनने में यही आ रहा है कि अगले महीने तक कुछ चीज़ें क्लियर ज़रूर हो जाएंगी। अगले महीने वैकेंसीज आएंगी नहीं आएंगी वो नहीं कह सकता अभी, बट अगले महीने हमें कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और पता चल जाएगा कि आगे आने वाले कितने टाइम में हमें एग्ज़ाम देखने को मिलेगा। 2023 की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये उनकी उत्सुकता को भी यहीं पे हम पूर्ण विराम देते हैं और अब वापस आते हैं अपने 40% वाले क्राइटेरिया पे। तो यही बात को आगे बढ़ाते हुए आज का जो इस वीडियो का एजेंडा है वो यही है कि भाई ये 40% वाला क्राइटेरिया है क्या, कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी। जैसा कि मैंने बोला कि भाई पार्ट ए में अगर हमें 40% नहीं लाने हैं तो कट ऑफ किस में डिसाइड होगी, क्या वो सिर्फ पार्ट बी से ही डिसाइड हो जाएगी, उसी की तैयारी करें। तो वो अब इस से होगी या नहीं होगी ये भी जानेंगे इस वीडियो में। उसके साथ साथ अब ये बात निकल के आएगी भाई नहीं चाहिए तो इससे एक्चुअल में बेनिफिट होगा क्या, सबको होगा सबको नहीं होगा, किसको होगा वो मैं बताऊंगा। तो पार्ट ए में जब अगर नंबर नहीं चाहिए तो पार्ट ए की पढ़ाई बंद कर दें क्या, इसके बारे में भी थोड़ी सी मैं आपको बात बताऊंगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि 40% क्राइटेरिया एक्चुअली में है क्या, तो 40% क्राइटेरिया यही है कि भाई जो मिनिमम मार्क्स होते हैं किसी भी एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देते हो, चाहे वो SSC का हो, आपका DSSB का हो, बैंक को कोई भी हो, तो इस उसमें एक मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया होता है। ठीक है, जैसे आपके एग्जाम अगर आपने स्कूल लेवल का वो एग्जाम देते हैं तो उसमें क्या बोला जाता है, 33% वाला पास हो जाता है। 100 में से अगर 33 नंबर लाते हैं तो पास हो जाते हैं। तो 33 पर जो मार्क्स है वो क्या होते हैं, मिनिमम मार्क्स। अब यहाँ पे पास फेल की तो बात होती नहीं है, अब यहाँ पे सिलेक्शन की बात होती है। बट मिनिमम मार्क्स क्या है कि भाई जो 40%, पहले जो स्कूल में 33% होता था अब वो होता है यहाँ पे 40% DSSB में। तो ये जो 40% अगर किसी के आ गए हैं ना तो उसको लिस्ट में हम देखेंगे, कट ऑफ के लिए लिस्ट जो बनेगी ना उसमें हम कंसीडर करेंगे। अगर 40% नहीं आते तो वो उस लिस्ट में नाम आने के लिए भी कंसीडर नहीं करा जाएगा। तो कम से कम इतने तो लाने ही हैं। 40% आ जाने से उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कट ऑफ क्लियर हो जाएगी नहीं, उसका उससे कोई लेना देना नहीं है।
बट अगर आपके 40% नहीं आए तो आपको लिस्ट के लिए कंसीडर ही नहीं करा जाएगा, ये बात होती है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 40% का क्राइटेरिया है। जनरल वालों के लिए 40% चाहिए होते हैं, ओबीसी वालों के लिए 35% चाहिए होते हैं, SC ST PH और PWD वालों के लिए 30% चाहिए होता है, और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए भी यहाँ पे 30% की प्रावधान करे गए हैं कि इनको कम से कम इतने मार्क्स तो लाने ही हैं। कई बार जैसे होता है ना कि भाई कैटेगरी है तो इनके जो कट ऑफ है वो कम जाएगी, तो इनको ज़्यादा मार्क्स लाने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा बोला जाता है। बट अब यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो 30% तो इनको भी चाहिए ही होगा। तो जितने भी हमारे साथी कैटेगरी वाले हैं वो भी इस बात का ध्यान देंगे कि भाई 35% से कम ये ना मान के चलें कि कैटेगरी का इतना फ़ायदा हो जाएगा कि आपका सिलेक्शन तो 2 नंबर 3 नंबर पे भी हो जाएगा। यहाँ पे 35% तो आपको 30% आपको लाने ही होंगे। ये था मिनिमम मार्क्स की। अब यहाँ पे मुद्दा यही था, ये मिनिमम मार्क्स तो पता चल गया, अब ये मुद्दा ये था कि भाई पार्ट ए में भी चाहिए और बी में भी चाहिए अलग अलग से। पार्ट ए आपका होता है 100 मार्क्स का, पार्ट बी आपका होता है 100 मार्क्स का। यानी कि अगर मिनिमम यहाँ पे 40 नंबर चाहिए, मैं जनरल कंसीडर करके बता रहा हूँ बाकी चीजें। अब यहाँ पे पार्ट बी में आपको 40 चाहिए, तो यानी कि टोटल 80 मार्क्स तो आपको चाहिए ही 200 में से। अभी तक आपका ये फॉर्मूला बनता आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो अर्लियर, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे लिखा हुआ है अर्लियर, इससे पहले जो ये बात हुई है इससे पहले क्या होता था, ये पहले की मैं नोटिफिकेशन आप लोगों को सामने रख के दिखा रहा हूँ। यहाँ पे बोला गया कि कैंडिडेट 8720, ये जो पोस्ट कोड थी ना, ये मैं आपको दिखा दूंगा कौन कौन सी थी। बोला गया कि द मस्ट हैव टू क्वालिफाई सेक्शन ए एंड सेक्शन बी सेपरेटली। क्वालिफाई का मतलब ये यहाँ पे दे रखा है कि भाई 40%, 35% और 30% चाहिए ही है। तो यहाँ पे आपको इसमें भी सेक्शन ए में भी 40 नंबर चाहिए थे और बी में भी 40 कम से कम चाहिए थे क्वालिफाई करने के लिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जरूरी थे यहाँ पे। ठीक है, ये बात क्लियर है। ये पहले की नोटिफिकेशन है 2020 की। और ये कौन कौन से एग्जाम थे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो 87 से लेकर यहाँ पे कितना बोला गया, 87 से लेकर 92 तक यहाँ पे साफ दिख रहा होगा ये वाली जो पोस्ट है। और ये कौन सी पोस्ट है, फिजिकल एजुकेशन टीचर, डोमेस्टिक साइंस, म्यूजिक, ड्राइंग, टीजीटी कंप्यूटर साइंस, लाइब्रेरियन। यही पोस्ट अब दोबारा से निकली है, उसमें चेंज हो गया है। इसका मतलब DSSB ने अपना क्राइटेरिया पूरा ही बदल दिया है इस बात को लेकर। यहाँ पे इतनी बातें क्लियर हो गई कि ये जो 2020 में आप लोगों की जो वैकेंसीज थी उसमें जो बात थी वो यही थी कि पार्ट ए और पार्ट बी दोनों में क्वालिफाई करना जरूरी था, अलग अलग सेपरेटली। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ था मस्ट हैव टू क्वालिफाई सेपरेटली। ठीक है, क्लियर। चलिए, अब जो नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने मैं रख रहा हूं ये नोटिफिकेशन है 8/22 यानी कि 2022 वाली नोटिफिकेशन है, जिसके अभी एग्जाम डेट अनाउंस हो गई थी, अभी वो पोस्टपोन हो गए हैं। ये वही एग्जाम देख रहे हैं आप, लाइब्रेरियन, असिस्टेंट टीचर नर्सरी, यानी कि हमारे जो PRT वाले जो साथी देख रहे होंगे उनके लिए भी यही है कि TGT कंप्यूटर साइंस, डोमेस्टिक साइंस टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर। इस नोटिफिकेशन में साफ साफ आपके सामने चीजें बदल दी गई हैं। आप देखेंगे तो इस नोटिफिकेशन में थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया है द मैंडेटरी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स in tier 1 of examination will be applicable only with respect of section B। यानी कि सेक्शन ए में आपको 40% मार्क्स लाने की आवश्यकता अब नहीं है। यहां पे लिखा गया है विद एप्लीकेबल ओनली, यानी ओनली लगा दिया गया है, विच इज डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक। आप लोगों को पता है कि भाई आपका पार्ट ए होता है वो आपका जनरल होता है और पार्ट बी आपका डोमेन सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट स्पेसिफिक वाले में आपको 40% मार्क्स लाने कंपलसरी है। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई कि भाई सेक्शन ए में जरूरी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ बी में यहाँ पे आपको कम से कम 40% लाने होंगे। नेक्स्ट जो इसमें बात एजेंडा था हमारा, फिर कट ऑफ कैसे डिसाइड होगी। कट ऑफ का मतलब है कि भाई आपके लिए जो सिलेक्शन होता है वो कैसे डिसाइड होगा। क्या उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आपको पार्ट बी के मार्क्स ऐड होंगे कि पार्ट बी यानी कि 100 में से जो मार्क्स आएंगे, मान लीजिए 50 आए या फिर 60 आए, तो कट ऑफ यही होगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कट ऑफ ये नहीं होगी। कट ऑफ कैसे बनेगी उस बात को भी जानकारी आपको जरूरी है, क्योंकि उसी से डिसाइड होगा कि भाई ये पार्ट ए में नंबर ना लाने वाला 40% वाला ये सच में हमारे लिए फायदेमंद है भी या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, ये अभी आपका PGT कंप्यूटर साइंस का, ये PGT कंप्यूटर साइंस है, फीमेल का जो रिजल्ट आया था उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है टीयर 1 में उसमें एप्लीकेबल वही सेक्शन बी के कट मार्क्स ही देखे जाएंगे कि भाई मिनिमम उतने ही मार्क्स है। बट यहाँ पे लिखा हुआ है हाउएवर
combined aggregate marks of both section A and section B will be reckoned for preparing final merit list। यानी कि जो आपका कट ऑफ बनेगी वो आउट ऑफ 200 ही होगी। यहां पे पीजीटी की बात करेंगे तो वो होगी आउट ऑफ 300। ठीक है, ये बातें क्लियर हुई आपको। यानी कि आपको पार्ट ए में जितने मार्क्स हैं और पार्ट बी में जितने मार्क्स हैं उन दोनों को जोड़ा जाएगा, ए प्लस बी करा जाएगा, उसको 200 में से देखा जाएगा और उसी हिसाब से आपकी कट ऑफ बनाई जाएगी। सिर्फ 100 में से कट ऑफ नहीं बनेगी, दोनों में से कट ऑफ बनेगी। इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि आप लोगों को पार्ट ए में मार्क्स तो लाने ही हैं, वो मिनिमम 40% नहीं आते हैं तो भी चल जाएगा, बट मार्क्स उसके काउंट जरूर होंगे। ये बात भी, ये पॉइंट भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे बेनिफिट किसको होगा? बेनिफिट एक्चुअली में किसी को भी नहीं होने वाला है, किसी को भी नहीं होने वाला है। नाम मात्र के एक दो जो एग्जाम होते हैं जो बहुत कम कैंडिडेट अप्लाई करते हैं, सिर्फ उनको ही थोड़ा बेनिफिट हो सकता है। जिन एग्जाम्स में जो कट ऑफ रहती है ना, जो प्रीवियस ईयर अगर आप कट ऑफ देखोगे वो 80 to 90 के जो अराउंड कट ऑफ रहती है ना, उन्हीं एग्जाम में आप लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। बाकी के किसी एग्जाम में भी इससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। कैसे होता है वो मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। मान लीजिए आपका ये कोई भी एग्जाम था जिसकी कट ऑफ गई थी 88 कट ऑफ गई थी, ठीक है। किसी एक बच्चे का पार्ट ए में मार्क्स आए थे 25 मार्क्स आए थे और पार्ट बी में उसने बहुत मेहनत करी और वो 65 मार्क्स ले आया, 65 मार्क्स ले आया। तो देखा जाए तो 85 प्लस 65 कितने हो गए? 90 मार्क्स हो गए यहाँ पे। बट कट ऑफ 88 थी, मार्क्स उसके 90 आए, तो ये क्वालिफाई कर जाना चाहिए था, बट नहीं हुआ। क्योंकि उसके पार्ट ए में 40% मार्क्स नहीं थे, उसके पार्ट ए में 40% मार्क्स नहीं थे, इसलिए वो क्वालिफाई नहीं कर पाया था। बट अब क्या होगा इस सिनेरियो में, जब हमें पार्ट ए में 40% मार्क्स नहीं लेने हैं, तो अब मान लीजिए कट ऑफ फिर से वही गई है कि 88 गई है, या फिर आप मान लीजिए 85 कट ऑफ गई है इस बार एग्जाम्पल के रूप में। अब उस विद्यार्थी ने वही 25 मार्क्स पार्ट ए में और 65 मार्क्स पार्ट बी में लिए, टोटल मार्क्स 90 बने, तो अब वो क्वालिफाई कर जाएगा। अब वो क्या कर जाएगा? क्वालिफाई कर जाएगा, उसकी जॉब आगे लग जाएगी। तो सिर्फ उन्हीं एग्जाम्स में फायदा हुआ है जहां पे कट ऑफ बहुत कम जाती थी, यानी कि उनकी कट ऑफ हमारी 100 से नीचे ही रहती थी। उनकी कट ऑफ क्या रहती थी? 100 से नीचे ही रहती थी। ठीक है, क्लियर हुई आपको ये बात? अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं ये भी ले लेता हूँ कि मान लीजिए आपकी कट ऑफ कितनी जाती है। अभी फॉर एग्जांपल ले लीजिए टीजीटी कंप्यूटर साइंस की ही बात कर ले, या फिर पीआरटी की बात करें। पीआरटी में तो 160 140 150 के आसपास गई थी। तो अगर हम कट ऑफ, कोई भी कट ऑफ मान लेते हैं कि कट ऑफ हमारी गई है, प्रीवियस की ही बात मान लें कि किसी पिछले एग्जाम में कट ऑफ गई थी हमारी 140 के अराउंड कट ऑफ गई थी। अब यहाँ पे क्या होगा? पार्ट ए है और पार्ट बी है। पार्ट बी में विद्यार्थी ने बहुत मेहनत करी और उसके आउट ऑफ 100 मार्क्स आ गए। मान लीजिए कुछ आपके 75 मार्क्स आ गए। आउट ऑफ 100 75 मार्क्स आना पार्ट बी में सब्जेक्ट डोमेन में अच्छे मार्क्स कंसीडर करे जाते हैं। किसी जैसे टीजीटी में जहाँ पे सब्जेक्ट भी इतना डिटेल्ड सिलेबस नहीं होता, तो उसमें बहुत अच्छे मार्क्स हैं 75 मार्क्स आना। अब यहाँ पे देखेंगे तो पार्ट ए में कट ऑफ 140 है, तो पार्ट ए में आपको अराउंड कितने 70 नंबर तो लाने ही होंगे। 140 से ज़्यादा लाओगे तभी फाइनल सिलेक्शन होगा। तो यहाँ पे पार्ट ए में भी यहाँ पे आपको 70 नंबर लाने पड़ेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे 40% वाला अगर कोई सोचेगा कि भाई 40% की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे मैं ले आऊँगा 20-30 नंबर ले आऊँगा, तो मान लीजिए उसके 30 नंबर आ भी गए। यहाँ पे 75 की जगह मान लो और मेहनत करी उसने, 90 नंबर भी ले आया, 90 नंबर भी ले आया, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था, 90 नंबर भी ले आया, तो भी टोटल मिला के 30 प्लस 90 कितना हो जाता है? 120 हो जाता है। तो भी वो कट ऑफ से अभी भी बहुत दूर रह गया है, कट ऑफ से दूर रह गया है। तो वो कट ऑफ के पास जाने के लिए क्या करना होगा भाई? पार्ट बी में सब्जेक्ट स्पेसिफिक में तो इतना इंप्रूव नहीं कर पाएगा। अब 1 नंबर 2 नंबर मैक्सिमम 10 नंबर इंप्रूव कर लेगा, सब कुछ आता है उसे, विश्व की सारी नॉलेज है पार्ट बी की। बट पार्ट ए में ही इंप्रूव करेगा, यहाँ पे ही वो नंबर बढ़ाएगा, अपने 20 30 40 50 करेगा, तब जाके ही वो कट ऑफ के पास पहुँच जाएगा। तो इसीलिए जितने विद्यार्थी यहाँ पे ऐसे हैं जो
ऐसे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट अप्लाई करते हैं और जिसकी रेगुलर वैकेंसीज हमें ज़्यादा देखने को मिलती हैं, जो कॉमन एग्जाम एक तरीके से कहें, पीआरटी कहें, टीजीटी के हमारे मैथ्स वाले कहें या फिर नेचुरल साइंस वाले कहें, ऐसे जो एग्ज़ाम हैं जिनमें कट ऑफ ज़्यादा ही जाती है, 100 से ऊपर जाती है, जिनकी कट ऑफ 100 से ऊपर जाती है, उन लोगों को इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। ये उन लोगों के लिए कोई बेनिफिट नहीं देगा, एप्लीकेबल होगा बट बेनिफिट नहीं देगा। ठीक बात है। इस बात से इस वीडियो का अंत करेंगे कि पार्ट ए की पढ़ाई बंद बिल्कुल नहीं करनी है, पार्ट ए की पढ़ाई कंटिन्यू करनी है, पढ़ते रहें। पार्ट ए में आप लोगों के लिए क्या क्या होता है, मैथ्स होता है, रीजनिंग होता है, जीके होता है, इंग्लिश होता है और हिंदी होता है। अब इनके मैं मिनिमम आप लोगों को बता देता हूँ। मैथ्स में आप लोगों को 15 प्लस स्कोर करना ही है, जिसकी कम है उनके लिए, जिनका अच्छा है उनके लिए 18 प्लस। रीजनिंग में आपसे 18 से 20 मार्क्स, चाहे जिसका अच्छी है बुरी है उसको ये टारगेट लेके रखना ही है। बुरी है, आपकी तैयारी अच्छी नहीं है रीजनिंग की, तो उसको मेहनत करें, नंबर आएंगे। जिनकी अच्छी है तो प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे। जीके में आपका जितना स्कोर हो सके वो आपके ऊपर है, वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। इंग्लिश और हिंदी में दोनों में ही 15 प्लस मार्क्स आपके आने जरूरी हैं, तभी आप रेस में बने रहेंगे। तो यहाँ से अगर देखेंगे तो 15 15 30 30 और यहाँ पे हम 20 और मान लेते हैं 50 50 और 65 65 70 अराउंड, ये इन 4 सब्जेक्ट में आप लोगों के 70 के अराउंड मार्क्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे जीके में जितने भी आएंगे आपके 5 से लेकर 10 मार्क्स भी आए तो भी आपका एडवांटेज ही है कि 75 टू 78 मार्क्स बनेंगे पार्ट ए में, और फिर पार्ट बी में जितने भी मार्क्स बनते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका कट ऑफ में क्लियर होने के चांस बनते हैं। तो उम्मीद करता हूँ मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। अगर वीडियो लंबी हो गई हो तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, बट मेरी तरफ से आप लोगों को जो भी एक यूँ कहें कि जो भी आपकी क्वेरीज थी वो सारी रिजॉल्व करने की कोशिश करी गई है। मैं स्टार्टिंग से बताता आ रहा था कि भाई 40% वाले जो क्राइटेरिया है उसको छोड़ दीजिए, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर वो क्वालिफाई नहीं करा हुआ उससे मैटर नहीं करता, मैटर करता है आपका कट ऑफ क्लियर करना, और कट ऑफ क्लियर करने के आपको 40 से ज़्यादा मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। तो मिनिमम वाली चीज़ पे क्यों ही जाना है हमें। अब कंपटीशन ज़्यादा है, रिसोर्सेज ज़्यादा है लोगों के पास, पढ़ाई सब तक पहुंच रही है, तो आप लोगों को मार्क्स भी उस हिसाब से ज़्यादा ही लाने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो का अंत करते हैं। जितने भी साथी हमारे पार्ट ए की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए जो मॉक टेस्ट के लिए हम बताते रहते हैं वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बेशकीमती समय देने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।